लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख जिम मिलाइज सेंटेंसिंग टेल्स मी दिस, डेमोक्रेसी इज डेड इन हांगकांग एंड आई एस्केप्ड जस्ट इन टाइम। एक निजी अनुभव के सहारे ये तीखा ऐलान करता है कि हांगकांग में लोकतंत्र अब व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। लेख की शुरुआत उस सुबह से होती है जब लेखक को लोकतंत्र समर्थक मीडिया उद्यमी और कार्यकर्ता जिमी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 20 साल की सजा मिलने की खबर मिलती है। लेखक लिखता है ये खबर उसके लिए झकझोर देने वाली थी, क्योंकि अगर वो समय रहते हांगकांग से निकल नहीं पाया होता तो शायद वही हाल उसका भी होता। जिमी लाई ने देश छोड़ने की बजाय वहीं रहकर दमन का सामना करने का फैसला किया और अब उनके परिवार को डर है कि वो जेल में ही दम तोड़ सकते हैं। लेख साफ शब्दों में कहता है जिमिलाई की सजा किसी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का नतीजा नहीं, बल्कि एक खुला राजनीतिक बदला है। हांगकांग और चीनी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, आलोचकों को हमेशा के लिए चुप करा देना। लेखक के मुताबिक ये लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है। नागरिक समाज, स्वतंत्र मीडिया और वो संस्थाएं जो कभी सत्ता की जवाबदेही तय करती थीं, अब पूरी तरह खामोश हैं। लेख अदालत के फैसले की भाषा पर भी सवाल उठाता है। जजों ने जिमी लाई पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जहरीली नफरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके अखबार एप्पल डेली को लोगों के दिमाग को जहरीला करने वाला बताया। लेखक कहता है ऐसी भाषा किसी लोकतांत्रिक न्यायपालिका की नहीं, बल्कि तानाशाही प्रचार की पहचान होती है। फैसला कानूनी दस्तावेज कम और राजनीतिक घोषणा पत्र ज्यादा लगता है। लेख ये भी दिखाता है कि हांगकांग की सत्ता अब पूरी तरह एक तरफा हो चुकी है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने इस सजा का जश्न मनाया। नौकरशाही संगठनों ने इसे विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ जीत बताया और संसद में कोई विरोधी आवाज बची ही नहीं है। चुनाव व्यवस्था बदल दी गई है और आखिरी लोकतंत्र समर्थक पार्टी भी भंग हो चुकी है। यानी हांगकांग के भीतर अब सवाल उठाने वाला कोई नहीं बचा। लेखक अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए बताता है कि वो आज भले ही स्वतंत्र देश में लिख पा रहा हो, लेकिन उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। उसे डराया जाता है और कई देशों में प्रवेश से रोका गया है। फिर भी वो मानता है कि ये सब पीड़ा उसके सामने कुछ नहीं जो उसके दोस्त हांगकांग की जेलों में झेल रहे हैं। अंत में लेख ब्रिटेन से सीधी अपील करता है। लेखक याद दिलाता है कि 1984 की साइनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के तहत चीन ने हांगकांग की आजादी और अधिकारों की गारंटी दी थी। जिमिलाई की गिरती सेहत को देखते हुए ब्रिटेन को उनकी रिहाई को चीन के साथ रिश्तों के केंद्र में रखना चाहिए। लेखक के मुताबिक ये वही क्षण है जब लोकतांत्रिक देशों को साबित करना होगा कि आजादी और अधिकार सिर्फ भाषणों की बातें नहीं, बल्कि ऐसे मूल्य हैं जिनके लिए खड़ा होना जरूरी है। लेट्स माइक आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाई डिड सैफ अल इस्लाम गद्दाफी हैव टू डाई, लीबिया की राजनीति के उस अंधे कोने को उजागर करता है जहां किसी व्यक्ति की मौत असल में सत्ता के संतुलन को बचाने का तरीका बन जाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि बेहद ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया एक राजनीतिक ऑपरेशन था। मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ को उनके ही सुरक्षित परिसर में 19 गोलियां मारी गईं। सुरक्षा कैमरे पहले ही बंद थे। अचानक गार्ड गायब हुए और हमलावर बिना किसी डर के चले गए। लेख साफ संकेत देता है कि लीबिया में ऐसी खामोश हत्याएं आमतौर पर तभी होती हैं जब कातिलों को पता होता है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेख समझाता है कि 2011 में गद्दाफी शासन के पतन के बाद लीबिया दो धड़ों में बंट गया। पश्चिम में त्रिपोली की यूएन समर्थित सरकार और पूर्व में जनरल खलीफा हफ्तार का सैन्य शासन। दोनों ही गुट सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी कीमत पर चुनाव टालते रहे हैं। इस व्यवस्था में सैफ अल इस्लाम एक अजीब लेकिन खतरनाक प्रतीक थे। वो ना तो मौजूदा सिस्टम का हिस्सा थे, ना ही पूरी तरह खारिज किए जा सकते थे।
लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि सैफ बदलाव का नहीं बल्कि एक वैकल्पिक उत्तराधिकार का प्रतीक थे। उनका नाम, उनका खानदान और पुरानी व्यवस्था से जुड़ा नेटवर्क इतना ताकतवर था कि अगर कभी चुनाव होते तो वो हफ्तार और त्रिपोली दोनों के लिए चुनौती बन सकते थे। 2021 के अधूरे चुनाव में वो हफ्तार से आगे चल रहे थे। ऐसे में हर उस लीबियाई गुस्से का केंद्र बन सकते थे जो एक दशक से बिना चुनाव, बिना जवाबदेही के ही जी रहा है। लेख बताता है, हफ्तार ने गद्दाफी दौर की सत्ता संरचनाओं, कबीलाई नेटवर्क, सुरक्षा तंत्र और संरक्षण आधारित राजनीति को तोड़कर नहीं बल्कि अपने परिवार के इर्द गिर्द दोबारा खड़ा किया। सैफ उसी पुरानी विरासत के असली वारिस थे जिन्हें इस नए ढांचे में कभी पूरी तरह समाहित नहीं किया जा सकता था। वो सिस्टम के बाहर रहकर भी उसे हिला सकते थे और यही उन्हें असहनीय बनाता था। अंत में लेख बताता है कि सैफ की मौत के बाद भी सब कुछ नियंत्रित किया गया। कहाँ दफनाया जाए, कहाँ नहीं, कौन शोक मना सकता है, कौन नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और यही लीबिया की सच्चाई है। लेख के शब्दों में, लीबिया में किसी हत्या के बाद छा जाने वाली चुप्पी जवाब ना होने का संकेत नहीं होती, वही असली जवाब होती है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहता है कि सैफ अल इस्लाम गद्दाफी इसलिए मारे गए क्योंकि वो सत्ता के उस बंद खेल में एकमात्र ऐसे मोहरे थे जिन्हें ना जिंदा खरीदा जा सकता था, ना काबू में रखा जा सकता था और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना, वी आर नॉट विनिंग। एक जमीनी अनुभव के सहारे अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा को लेकर एक असहज लेकिन जरूरी सच सामने रखता है। लेखक बताता है, चीन की हालिया यात्रा से लौटने के बाद उसे साफ लगा कि चीन को ना तो सख्त टैरिफ से रोका जा सकता है और ना ही कूटनीतिक नरमी से। असली समस्या ये है कि अमेरिका अपने ही घर को ठीक किए बिना चीन से जीत की उम्मीद कर रहा है और यही सबसे बड़ी भूल है। लेख के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति और टैरिफ की धमकियों के बावजूद चीन की रफ्तार कम नहीं हुई है। चीन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसका व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड स्तर पर है। बहुत सा चीनी सामान तीसरे देशों के रास्ते अमेरिका तक पहुंच रहा है। मतलब साफ है, टैरिफ हो या ना हो, दुनिया को चीनी सामान चाहिए। लेख चीन की तकनीकी और औद्योगिक ताकत के कई उदाहरण देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास सस्ती और भरपूर बिजली, बड़े डेटा सेंटर और सरकार का खुला समर्थन है। चीन ने एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है, जबकि अमेरिका में शोध और विज्ञान पर खर्च घटाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर से लेकर दवा विकास तक चीन कई ऐसे क्षेत्रों में अमेरिका को चुनौती दे रहा है जिन्हें कभी अमेरिकी बढ़त का प्रतीक माना जाता था। लेख ये भी मानता है कि चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं। रियल एस्टेट संकट, सुस्त खपत और युवाओं में बेरोजगारी। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरी चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वो है वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों पर हावी। लेखक का तर्क है कि चीन की सफलता के पीछे राज्य नियंत्रित पूंजीवाद है, जहां सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में पैसा, नीति और ढांचा उपलब्ध करवाती है। अमेरिका को भी अब अपनी औद्योगिक नीति पर दोबारा सोचना होगा। सिर्फ बाजार के भरोसे बैठना अब विकल्प नहीं रहा। अंत में लेख का साफ संदेश है, अमेरिका चीन को टैरिफ या खोखले व्यापार समझौते से नहीं हरा सकता। मुकाबला अपने घर से शुरू करना होगा। विज्ञान, रिसर्च, नई तकनीक, जरूरी खनिज और भविष्य के उद्योगों में निवेश बढ़ाकर। लेखक के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा तो चीन से हार केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वैश्विक नेतृत्व तक पहुंच जाएगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,
and digital. Let's Mike talks about every segment of life.